हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम उसने कहा था कहानी जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस कहानी के सारांश को समझने की कोशिश करी थी, क्योंकि किसी भी कहानी के सारांश को समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई बार कहानी हमें बार बार पढ़ने पर भी समझ नहीं आती है, लेकिन अगर हम किसी कहानी को इन शॉर्ट में समझ लेते हैं, सारांश पढ़ लेते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये कहानी किससे संबंधित है। ठीक है, फिर हम कहानी जब पढ़ते हैं तो हमें कहानी समझ में आने लगती है। तो सारांश के ऊपर हमें ध्यान देने की बेहद आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने इस कहानी के जो महत्वपूर्ण पात्र लहना सिंह है, उसके ऊपर हमने उदाहरण स्वरूप उनकी सारी विशेषताओं को जानने की कोशिश करी थी कहानी के माध्यम से। मैंने आपको हर एक विशेषता एक एक दो दो उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आप वो उन उदाहरण को भी समझ सके और उनकी विशेषताओं को भी याद रख सके। आप अपना उत्तर अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयार कर सके आगामी परीक्षा के लिए। फिर हमने कल इस कहानी के मूल संवेदना को लेकर भी चर्चा करी थी। तो जिसने भी वो वीडियोस जाकर नहीं देखी है, कृपया जाकर आप उन सभी वीडियोस को देखें। मेरी ये वाली कहानी जब समाप्त हो जाएगी तब मैं इस कहानी की एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे कि बच्चों को पूरी प्लेलिस्ट में एक साथ वो सारी चीज़ें मिल सके जो कि एक उनके उत्तर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी जब प्लेलिस्ट बनेगी तब मैं उन सबको सीरियल वाइज लगा दूंगी, जिससे आप सबको आसानी रहेगी जब भी आपकी परीक्षा हो तो अब आप वो देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम उसने कहा था कहानी की भाषा शैली पर बात करेंगे। गुलेरी जी संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, अब्रज, भारतीय इन सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, उनको मराठी भी आती थी और वो विदेशी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। उनको जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन भाषा भी आती थी। इस कहानी में उन्होंने मिश्रित भाषा का प्रयोग करा है। कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक उन्होंने सरस, सरल, व्यवहारिक और खड़ी बोली जो कि प्रभावपूर्ण रही है, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग करा है। और कहीं कहीं पर उनका पंजाबी भाषा का भी पुट हमें नज़र आया है। ठीक है, कहीं कहीं पर उन्होंने हास्य और विनोद के पुट भी डाले हैं, जो कि कहानी में एक सजीव रूप से हमें नज़र आते हैं, जो कि सजीवता के साथ दिखाई देते हैं। मार्मिकता इससे और बढ़ जाती है कहानी में। गुलेरी जी ने जिस विषय वस्तु को आधार बनाया है कहानी के लिए, उसके लिए वो भाषा को भी उसके अनुरूप सहज, स्वाभाविक और मार्मिक ही रखते हैं। गुलेरी जी अपनी कहानी के लिए जो विषय वस्तु को आधार बनाते हैं, वो अपनी भाषा विषय वस्तु के आधार पर ही, विषय अनुरूप ही अपनी भाषा को स्वाभाविकता के साथ रखते हैं। जो उनकी विषय वस्तु होती है उसके अनुरूप ही वो अपनी भाषा भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वो भाषा प्रयोग में लाते हैं वो विषय अनुरूप होती है। विषय अनुरूप मतलब होता है विषय के अनुसार, विषय के अनुरूप, जो उनका विषय होता है कहानी का उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, वह परिवेश के अनुसार भाषा पर ध्यान देते हुए पात्रों की संरचना करते हैं। तो वो भाषा जो है वो किसके अनुरूप चूज करते हैं, किसके अनुरूप ढालते हैं, वो विषय के अनुरूप भाषा को प्रयोग में लाते हैं। और जो पात्र हैं, जो कहानी में जो पात्रों की वो संरचना करते हैं, वो भाषा के अनुरूप करते हैं। ठीक है, अब पात्र अगर पंजाबी है तो वो उनसे पंजाबी भाषा ही बुलवाएंगे, जिससे कि कहानी में और सजीवता आ जाती है, रोचकता आ जाती है और वो और पढ़ने में हमें आकर्षक लगता है। ठीक है, वो उनसे जातीय भाषा बुलवाते हैं। भाषा सौंदर्य एवं भाषा का उपयुक्त रूप में प्रयोग करना ही उनका सर्वाधिक विशेषता रही है। ठीक है, भाषा को वो उपयुक्त ढंग से प्रयोग करते हैं, यही गुलेरी जी की सर्वाधिक विशेषता रही है। वह सरल भाषा को अपनाने में अधिक बल देते हैं। वह वैसी ही भाषा बुलवाते हैं जैसे पात्र होता है। ठीक है, वह जो भाषा बुलवाते हैं वो हमें पात्र के अनुसार ही दिखती है। ठीक है, तो हमें जो वो भाषा दिखती है वो कहीं ना कहीं किस में बल देते हैं, सरल भाषा पर बल देते हैं, ज़्यादा साहित्यिक भाषा पर बल नहीं देते हैं। कहानी के प्रारंभ में अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में बम्बू काट वालों की बोली, संस्कृत की तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग हमें नजर आता है। जीवन
संवादों का सजीव दृश्यों के रूप में करने पर निर्भर है। गुलेरी जी की जो भाषा पर असाधारण अधिकार था, कहानी का प्रस्तुतिकरण भाषा पर निर्भर करता है। शुरू से आखिर तक उनकी भाषा में एक प्रवाह होता है, ठीक है, एक फ्लो होता है और एक लयात्मकता बनी रहती है, ठीक है। कहीं भी हमें बिखरती हुई भाषा नजर नहीं आती है। उनका जो शब्दों का चयन है वो देखते ही बनता है। वह भाषा के मामले में गंभीर रहे हैं। भाषा ने दृश्यांकन के प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी कहानी में दृश्य होते हैं उन दृश्यों को भाषा ने बेहद बेहतरीन ढंग से प्रस्तुतिकरण करा है, ठीक है। मतलब जो भाषा है वो दृश्यों को बहुत अच्छी से प्रस्तुत कर पाती है। जो भी दृश्य है, चाहे वो अमृतसर का दृश्य है, चाहे वो युद्ध स्थल का दृश्य है, तो जो भी भाषा वो प्रयोग में लाए हैं वो दृश्यों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने में सक्षम रहती है। चाहे लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन के मिलन का दृश्य हो, चाहे युद्ध स्थल का दृश्य हो, गुलेरी जी की भाषा जीवंत करने में उन सभी दृश्यों को सक्षम रही है। कहानी की भाषा में कहीं पर भी हमें बनावटीपन के दर्शन नहीं होते हैं। उनकी भाषा में एक लाक्षणिकता होती है, एक गति होती है, एक व्यंग्य की शक्ति होती है, और ये तीनों ही गुण का जो समावेश है वह उनमें कहीं ना कहीं प्रयोग में लाने का ये उनकी विशेषता रही है, ठीक है। गुलेरी जी को तत्सम शब्दों से बेहद मोह है, तभी इसलिए वो लक्षण और व्यंजना शक्ति के प्रयोग में भी उनको पूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने कहीं कहीं पर कहानी में मुहावरे भी प्रयोग में लाए हैं, जैसे कि उनका कान का पकना, बोली का मरहम, नाक की सील, सब्र का समुद्र, मीठी छुरी, ये सब हमें प्रमाण नज़र आते हैं कहानी में, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं मुहावरों पर भी विशेष बल दिया है। इस कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में और अधिक चुस्ती और प्रेक्षणीयता आ गई है। कहानी में बार बार ये वाक्य तेरी कुड़माई हो गई है, ये एक पंजाबी पुट है, ठीक है। कुड़माई यहाँ पे एक पंजाबी भाषा से लिया गया कुड़माई वर्ड, जिसका मतलब है शादी पक्की हो जाना, ठीक है, सगाई हो जाना, जो कि पंजाबी पुट डालकर एक वातावरण को एक सजीव ढंग से यहाँ पर हमें नज़र आता है। अमृतसर के देशकाल को जीवंत करने वाली जो पंजाबी भाषा है वो सार्थक रही है। अमृतसर में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो अमृतसर का जो उन्होंने देशकाल दर्शाया है, देशकाल का मतलब होता है वातावरण या परिवेश, तो अमृतसर का जो उन्होंने दृश्य दर्शाया है वो पंजाबी भाषा के द्वारा बेहद जीवंत होने में सार्थक रहा है। गुलेरी जी की जो भाषा रही है वो पात्रों की मनोस्थिति का चित्रण करने में भी अत्यंत सक्षम रही है। सूबेदारनी जब लहना सिंह से मिलती है और अपने मन की व्यथा कहती है, तो उसके मन में चल रहे द्वंद्व इतने साफ उभर कर आते हैं कि पाठक उसे आसानी से समझ लेता है। कहानी की उत्कृष्टता का मुख्य आधार जो होती है वो भाषा ही होती है। तो इस कहानी में जो भाषा है वो थोड़ी हमें सरल और चलती हुई नज़र आती है। कहानी में 25 साल का अंतराल रहा है, और गुलेरी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है इस कहानी को लेकर कि उनके इस कहानी में जो 25 साल का अंतराल रहा है, उसके बावजूद भी उनकी कहानी में भाषागत कोई भी बिखराव हमें नज़र नहीं आता, चलती हुई भाषा में नज़र आती है। तो ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो फ्रेंड्स, हम इस कहानी के भाषा शैली पर बेहद अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उनकी भाषा शैली अच्छे से समझ आ गई हो। तो अगली वीडियो से हम नई कहानी पर बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है उसका मात्र इतना उद्देश्य है कि वो आपको सरल से सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में वो आपको गहरी से गहरी बात समझा सके। मैं आपको टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम से कम टाइम में आपको ओवरऑल एक पूरी कहानी का आपको एक निचोड़ मिल सके कि इस कहानी की भाषा ये है, इस कहानी की मूल संवेदना ये है, या ये इसका मुख्य पात्र है, ये इसकी विशेषताएं हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।